नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने शुरू की थी एक श्रृंखला जिसके अंदर हम नोजोड्स और सारकोड्स के बारे में डिस्कशन करते हुए, और इसी श्रृंखला के तहत हम आज एक और सारकोड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सारकोड का नाम है सेरोटोनिन। अब ये सारकोड इसलिए है क्योंकि ये हेल्दी हमारे डिस्चार्ज से बनी हुई दवा है। नोजोड और सारकोड के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हमने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था 1 नंबर का, उसके अंदर समझा है। तो जो भी हेल्दी बॉडीली डिस्चार्ज होते हैं उनको हम सारकोड कहते हैं, और इसी एक हेल्दी डिस्चार्ज या हार्मोन का नाम होता है सेरोटोनिन। उसी को पोटेंटाइज करके आज की हमारी दवा सेरोटोनिन बनाई जाती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल यूजेस इसके क्या क्या है, और किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, बैलेंस इसके लेवल किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है। बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही इफिशियंट ये ड्रग है। इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में लेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन एक हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होने वाला हार्मोन है। इसको हम हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और साइकोलॉजी की मेडिसिन के अंदर ये काफी हद तक इस चीज को स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये जब रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर तब हमें अच्छा लगता है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। जो मूड लो हो जाता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि कहीं मन नहीं लग रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वो जो लो मूड होता है, यदि हमारी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, तो वो लो मूड चला जाता है। तो ये खासियत होती है ये हार्मोन की। और ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर भी है। न्यूरो ट्रांसमीटर यानी क्या? तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती है, नसें होती है। एक नर्व खत्म होती है, वहां पे दूसरी शुरू हो जाती है, फिर दूसरी खत्म होती है, वहां तीसरी कई बार शुरू होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो एक नर्व जब खत्म हो जाती है, जहां से दूसरी नर्व शुरू होती है, तो ये जो नर्व होती है पहली वाली जो खत्म होती है, वो उसको यदि कोई सिग्नल अगली नर्व तक भेजना है तो वो कुछ केमिकल सीक्रेट करती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का, लेकिन सिंपल बोले तो एक नस को यदि दूसरी नस को कोई चीज बतानी है तो वो किस तरह से बताएंगे, तो वो कुछ केमिकल को सीक्रेट करेंगे, और इन्हीं केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। या तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर से अगली जो नस है वो सिग्नल को आगे कैरी करेंगी, या फिर कोई अगर दूसरा न्यूरो ट्रांसमीटर है तो हो सकता है कि वो अगली नस तक के सिग्नल कैरी ना हो, अगली नस को समझ जाएगा कि अब ये सिग्नल यही रोक देना है, आगे नहीं ले जाना है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऊपर वाले ने हमारी बनाई है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी के सिग्नल्स को रेगुलेट करते हैं, और ये एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इसमें सेरोटोनिन भी आता है, इसके अंदर डोपामिन भी आता है, एड्रेनालिन भी आता है। तो ये सभी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और टाइटली रेगुलेट करते हैं। इनकी यदि लेवल थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें बॉडी के फंक्शंस के अंदर काफी गड़बड़ी देखने को मिलती है। ये जो मेडिसिन होती है सेरोटोनिन, ये होम्योपैथी में खासकर साइकोलॉजी के केसेस में काफी यूज की जाती है। काफी रेयरली अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, न्यूअर मेडिसिन है, लेकिन ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब भी यूज करते हैं तो साइकोलॉजी के केसेस में यूज करते हैं, और ये मैं अपनी प्रैक्टिस में भी यूज कर रहा हूँ। इसके काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या ये बनती किस चीज से, पहले ये बता देता हूँ। ये बनती किस चीज से है? तो ये सेरोटोनिन को ही पोटेंटाइज करके हमने होम्योपैथी का सेरोटोनिन बनाया है, और सेंट जॉन्स की ही कंपनी का आपको मिलेगा। आप या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं कॉलेज से, या फिर आप आपके नजदीकी फार्मेसी पे जाके वहां पे ऑर्डर दे सकते हैं, वो आपका अरेंज कर देंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू प्रोक्योर दिस मेडिसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्या क्या क्लिनिकल फंक्शंस है, कौन कौन से क्लिनिकल फंक्शंस पे ये मेडिसिन यूज होती है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एंजाइटी, घबराहट के अंदर हमें इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एंजाइटी समझना होगा हमें। एंजाइटी ट्रांजिएंट नहीं रहती है, जैसे कि एक्रोनाइट के अंदर होती है, ट्रांजिएंट एंजाइटी रहती है, लेकिन फिर पेशेंट अच्छा होता है। यहाँ पे जो एंजाइटी होती है वो लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। अब दो तीन टाइप की एंजाइटी हमें खासकर यहाँ पे
पेशेंट के अंदर मार्कली देखने को मिलती है। एक तो जनरल एंग्जाइटी होती है कि भाई मुझे घबराहटी लग रही है, कोई भी कुछ भी हो गया, यदि सामने से कोई तेज कार चला के चला गया तो बंदा घबरा जाता है कि यार अभी मैं 2 फुट आगे खड़ा होता तो कार के आगे आ जाता था तो मेरा क्या होता था। तो इस तरह की जनरल एंग्जाइटी, हर चीज में एंग्जाइटी, लाइन गई तो एंग्जाइटी, अंधेरा हुआ तो एंग्जाइटी, लाइट आई तो एंग्जाइटी, इस तरह की जनरल एंग्जाइटी कई लोगों के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा, हमें सोशल एंग्जाइटी देखने को मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सोशल एंग्जाइटी के लिए भी काफी हद तक हमें इंडिकेटेड मेडिसिन देखने को मिलती है। सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट ये लोग नहीं करते हैं। और तीसरा, हेल्थ एंग्जाइटी। किसी भी पेशेंट को मिलेंगे, कोई भी बीमारी के बारे में सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि मुझे ये बीमारी हो जाएंगी। कल किडनी वाले पेशेंट को मिले तो बोलेंगे कि मैं मुझे किडनी की कोई बीमारी हो गई। आज टीबी वाले कोई पेशेंट को मिलेंगे, बोलेंगे नहीं यार मेरे लक्षण वो किडनी वाले नहीं थे, वो टीबी वाले थे। तो इस तरह की हेल्थ एंग्जाइटी, छोटी छोटी चीज पे थोड़ी सी खरोच लगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पस हो गया है, अब मुझे उंगली काट देनी पड़ेगी। तो इस तरह की हेल्थ एंग्जाइटी हमें इस मेडिसिन के अंदर देखने को मिलती है। तो एंग्जाइटी के लिए काफी अच्छी तरह से यूज होती है। ख्याल रहे, एकोनाइट जैसे ट्रांजिएंट नहीं होती है, थोड़ी सी लंबे समय तक चलने वाली और परसिस्टेंट एंग्जाइटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा, ये मेडिसिन काफी अच्छी है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, जिसको हम जीएडी कहते हैं। इसमें पेशेंट काफी रेस्टलेस हो जाता है और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सोचते रहता है। कोई नहीं भी रहा उसके जिंदगी में, ऐसा कोई इवेंट मेजर नहीं भी रहा कि जिसके बारे में उसे बहुत ज्यादा सोचना पड़े या बहुत ज्यादा उसे रेस्टलेस होना पड़े, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ बातें सोच सोच के, कुछ नहीं रहा तो पुरानी बातें सोच सोच के ही रेस्टलेस हो जाता है। तो ये इसे कहते हैं जीएडी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर भी इस मेडिसिन के काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी क्लिनिकल इसका यूज होता है ओसीडी के अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के अंदर डर बना रहता है पेशेंट को कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो बार बार हाथ धोना है या बार बार दरवाजा खोल के देखेगा कि कहीं चोरी नहीं आ रहा है, बार बार कुंडी लगा के देखेगा कि कुंडी लगी है कि नहीं लगी है। तो इस तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बिहेवियरल चेंजेस भी हमें इस मेडिसिन के अंदर काफी हद तक देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, सेरोटोनिन के जो बैलेंस लेवल होते हैं ये हमारे जो पूरी बॉडी है उसको अच्छा फील कराते हैं। फील गुड हार्मोन है ना, ये हैप्पीनेस हार्मोन है। तो इसके लेवल यदि बैलेंस्ड है तो हमें काफी अच्छा लगता है और ये हमारे माइंड के एनर्जी लेवल को भी बढ़ा देता है। लेकिन यदि इसके लेवल किसी कारण से कम हो जाता है तो हमको काफी लो लगता है, डिप्रेस लगता है, किसी चीज में काम करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि बस यार पड़ा रहूं, जिंदगी काट रहा हूं, आगे चल के क्या ही करना है। तो इस तरह के विचार अक्सर इसके लेवल कम हो जाने की वजह से हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक और यूज हमें देखने को मिलता है बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है कि पेशेंट के अंदर 2 फेजेस देखने को मिलता है। एक तो पेशेंट पूरा डिप्रेस्ड रहेगा, किसी चीज में काम नहीं करेगा, एक कोने में जाके बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। दूसरा, पेशेंट मैनिएक हो जाता है, इतना ज्यादा खुश होता है कि उठ के नाचेगा। उसे ये नहीं शर्म नहीं रहेगी कि मैं कहाँ नाच रहा हूँ, किसके सामने नाच रहा हूँ, लेकिन एकदम से नाचना शुरू कर देगा। तो इस तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर भी हमें सेरोटोनिन के काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सेरोटोनिन ऐसी कंडीशंस में हम देखते हैं अक्सर कि पेशेंट को एलोपैथी की दवा चालू रहती है और जिंदगी भर ये दवाइयाँ चलती है। लेकिन यदि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर एलोपैथिक दवा चालू रखते हुए हम होम्योपैथी की मदद लेते हैं और सेरोटोनिन जैसी मेडिसिन यदि लग जाती है तो 2-3 साल में कंटिन्यूस दवा लेने के बाद में बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर हमें काफी अच्छे रिजल्ट इस दवा के देखने को मिलते हैं। तो इस दवा को मार्क कर लीजिएगा। तो और लास्टली, ये दवा बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इंडिकेटेड होती है मूड स्विंग्स के अंदर। यानी अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एकदम से 1 सेकंड के अंदर गुस्सा आ जाऊंगा, अगले ही सेकंड में चिड़चिड़ापन, फिर से अच्छा, फिर डिप्रेस्ड, इस तरह का मिक्स्ड मूड हमें देखने को मिलता है यदि किसी के अंदर। तो सेरोटोनिन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा मूड अक्सर हमें मेंसेस के दौरान लेडीज के अंदर देखने को मिलते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस वजह से उनका मूड जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी सडनली स्विच होता रहता है। तो वो मूड स्विचिंग के अंदर उस तरह के मूड स्विचिंग के अंदर हमें सेरोटोनिन के काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मेंसेस के दौरान यदि बहुत ही ज्यादा टेंट्रम कोई लेडी दे रही है तो सेरोटोनिन के बारे में जरूर ख्याल रखेंगे, ये उस टेंट्रम्स को, उस मूड स्विंग को कंट्रोल कर सकती है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस दवा को इस सेरोटोनिन के लेवल को, हमारे ब्रेन के जो सेरोटोनिन लेवल होता है उसको हम नेचुरली कैसे
मेंटेन कर सकते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई कि सोते कम है और भागते दौड़ते और काम ज़्यादा करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यदि नॉर्मल सेरोटोनिन लेवल मेंटेन करना है तो आपको सोने की और उठने की जो साइकिल है उसे मेंटेन नॉर्मल रेगुलराइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। स्लीप और वेक साइकिल के बीच में बैलेंस बनाना इज द की टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को नॉर्मली मेंटेन करना है, नींद पूरी लो, काम भी पूरा करो। अब होता अक्सर ये है कि हम नींद तो पूरी लेते नहीं है और सुबह काम पे भाग जाते हैं, तो जिसकी वजह से मेलाटोनिन का सिक्रेशन हमारे बॉडी के अंदर कम होता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन कम बनता है। अब यदि नींद पूरी होंगी तो मेलाटोनिन पूरा बनेगा, मेलाटोनिन का सिंथेसाइज होगा तो सेरोटोनिन भी हमारे बॉडी के अंदर बनता है, जिससे इसके जो लेवल है ये बैलेंस होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डाइट के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करना होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हमको अवॉइड करना होता है। जो टोफू होता है जो सोयाबीन से बनता है उसकी भी मदद हम ले सकते हैं, उससे भी ये मेंटेन करने में काफ़ी मदद होती है। इसके अलावा हम चीज़ खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों से सेरोटोनिन लेवल हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन होते हुए देखने को मिलता है। ये था नेचुरल लेवल। दूसरा एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज यदि कोई करता है तो उससे भी नॉर्मल सेरोटोनिन लेवल्स हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन होते हैं, सेरोटोनिन नया सिंथेसिस भी होता है। इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद में पॉजिटिविटी जो आती है वो शायद इन हार्मोन्स की वजह से ही आती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेना आखिर कैसे है। तो सेरोटोनिन के 30 पोटेंसी की दवा आपको मिल जाएंगी। यदि आपको कोई लक्षण ऐसा लगता है कि इस लक्षण के लिए हमें सेरोटोनिन लेना है तो आप, यदि आपको एलोपैथी की दवा शुरू है तो एकदम से बंद मत कीजिएगा। उस दवा के साथ में ही इस दवा को धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करना है। पहले डोजेस कम रखना है, धीरे धीरे इसके डोजेस बढ़ाना है। तो मसलन आप हो सके तो सेरोटोनिन 30 की 2 बूंदे दिन में एक ही बार दीजिए 1 हफ्ते तक, फिर अगले हफ्ते से दिन में 2 बार दीजिए और फिर उसके अगले हफ्ते से दिन में 3 बार कीजिए। एलोपैथी की दवा बंद आपको नहीं करना है। इसके बाद में आप आपके जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह से, उनके मार्गदर्शन में एलोपैथी के डोजेज यदि कम हो रहे होंगे तो उन्हें कम करके इस दवा को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे साइकोलॉजी की केसेस की हम बात कर रहे हैं, पेशेंट का केयर ये हमारी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो आप टेपरिंग कर रहे हो, इंट्रोडक्शन कर रहे हो मेडिसिन का, ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के देखरेख के अंदर करना ही काफ़ी बेहतर होगा। मन से घर पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको ख्याल में रखना है। डॉक्टर के मार्गदर्शन में ज़रूर इस दवा को इस तरह से इंट्रोड्यूस करके हम एलोपैथी की दवा के डोज टेपर कर सकते हैं डॉक्टर के सलाह अनुसार। तो ये था आज की दवा के बारे में। आशा करता हूँ इस दवा के बारे में जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होंगी। सेरोटोनिन क्या है ये आपके ध्यान में आया होगा, इसके क्या क्लिनिकल यूजेस है, कौन कौन सी बीमारियां है जिसमें ये दवा यूज होती है, इन सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है आप सभी को पसंद आई होंगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा ले। यदि वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभ सेहत की कामना के साथ में आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।